दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ी अपडेट आ रही है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड उमर एंड टाइम में अपनी खुफिया एजेंसी से भागने की कोशिश में था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के डर से संदिग्ध उमर ने अधूरी और गलत तरीके से बनी आईडी को हटाने की कोशिश की और उसी दौरान अचानक हड़बड़ी में उससे धमाका हो गया। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जितना बड़ा धमाका इन लोगों ने प्लान किया था वो हो नहीं पाया, बल्कि उसके खुद के डर की वजह से इस धमाके का पूरा पोटेंशियल भी खुलकर नहीं आ पाया, क्योंकि उमर के पास जरूरी इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। फरीदाबाद तक सख्ती बढ़ी है और इस मॉड्यूल के सभी साथी पकड़े गए हैं। असली सनसनी तब आई जब सोशल मीडिया पर खुलासा हुआ कि इस धमाके से जुड़े डॉक्टरों का संबंध हरियाणा के अल-फलाह अस्पताल से है, जिसमें ताज्जुब ये है कि 40% डॉक्टर कश्मीर से आते हैं। इस असामान्य हायरिंग पैटर्न ने जांच को नई दिशा दी है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? फिलहाल तो यहाँ पूरा सिस्टम अलर्ट है, हर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये घटना डराती है। This entire conspiracy would not have been hatched. Pakistan wouldn't have been able to indoctrinate these doctors but for the help of a Maulvi or cleric based in Srinagar. They're not helpless destitutes. They're not uneducated. In fact, they are the opposite. All three of the suspects are doctors. White collar jihad, yes, ladies and gentlemen, white collar jihad is not a fragment of anyone's imagination, it's a reality of contemporary India. Look at the education of these white collar jihadis, these Islamist terrorists. पर दोस्तों, क्या इस अटैक का कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ा है? उस पर आने से पहले 10 नवंबर 2025 पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में एक फाइल घूमती है। उस फाइल में एक ऐसा कानून था जो आने वाले टाइम में पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। उसी दिन शाम को भारत में दिल्ली के अंदर धमाके हो जाते हैं। इन धमाकों की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन एक चीज जिसकी जड़ में आतंकवाद है, उसके कई सारे राज उसी फाइल में छिपे थे जो पाकिस्तानी गलियारों में घूम रही थी। उस फाइल में पाकिस्तान का संविधान बदलने की शक्ति थी। पाकिस्तान का वो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक शख्स को पूरे पाकिस्तान का लीगल तानाशाह बनाने वाला था। उस शख्स का नाम है आसिम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बनाने के लिए ये 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करवाया। इस अमेंडमेंट के तहत उसे कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF का पद दिया जाएगा, जो तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी कमान होती है। इस कानून से आसिम मुनीर को अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मिली, जिसमें वो पूरी जिंदगी स्पेशल राइट्स और कानूनी छूट पाएगा। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। उसे तीनों फोर्सेस की एक इंटीग्रेटेड कमान का राइट और न्यूक्लियर सेनाओं की डिप्लॉयमेंट करने का भी राइट मिलेगा। यह अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में एक बड़ा कदम है, जो सेना प्रमुख को लगभग पूरा अधिकार दे देता है कि वो सिविक इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी पर सेना का दबदबा बढ़ाए। सीधी बात यह है कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के PM से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने दिल्ली में देखा। पाकिस्तान अब सीधे हमें उस 2.5 फ्रंट वॉर की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका भारत को हमेशा से डर था। देश के सामने अब केवल फ्रंटियर वॉर या अलगाववादी आंदोलन ही नहीं, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी खतरा है। वो 2.5 फ्रंट वॉर जहां भारत को फंसाने के लिए पाकिस्तानी ISI लगातार अपने मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रही है। यही मॉड्यूल्स देश के कुछ इलाकों में एक इकोसिस्टम बनाकर रह रहे हैं। यही भारत में वो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें आम भाषा में मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। ये ऐसे इलाके हैं जहां असामाजिक तत्व, आतंकवादी और अलगाववादी गुट एक्टिव है, जो नेशनल यूनिटी के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये है कि ये 2.5 फ्रंट वॉर कितना ताकतवर हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पकड़े गए आतंकवादियों के प्रोफेशन को देखकर ही पता चलता है। डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में रहने वाले इन लोगों ने केमिकल वॉरफेयर से लेकर जैश ए मोहम्मद के वुमेन विंग का रिक्रूटमेंट करने तक के काम किए हैं। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की वुमेन विंग के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए चुनी गई थी। यही वो 2.5 फ्रंट वॉर है जो भारत को अंदर से खोखला करने की तैयारी में है। भारत अब इसी 2.5 फ्रंट वॉर की कंडीशन का सामना कर रहा है, जहां बाहरी सीमाओं पर पड़ोसी देशों के साथ मिलिट्री टेंशन के अलावा देश के इंटरनल हिस्सों में भी इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए चुनौती है। इस स्थिति ने देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को और अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन भारत की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है। करीब 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर जनता की सतर्कता की कमी होती है। फरीदाबाद की घटना, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति महीनों तक इलाके में एक्टिव रहा, लेकिन किसी ने उसे परिचित या इलाके का जानने वाला नहीं समझा, किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि सुरक्षा केवल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की अवेयरनेस और चौकसी पर भी निर्भर करती है। जनता की अटेंटिवनेस बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है, ताकि नागरिक जो संदिग्ध गतिविधि है, अगर किसी इंसान पर या किसी एक्टिविटी पर डाउट हो, तो उसे पहचान कर टाइम रहते सूचित कर सके एजेंसीज को। लेकिन बात यह है कि हमारे देश के अंदर ही कितने ऐसे लोग हैं जो आसपास का हिसाब रखते हैं। बताओ, आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन रहता है आपको पता है?
ऐसे कितने सारे लोगों को और खासकर इलाके के बुजुर्गों को जो मोहल्ले में आए हर नए आदमी की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में ये अटेंटिव और अवेयर रहने वाली बात कहां तक हमारी पब्लिक के मन में बैठेगी, ये भी बड़ा सवाल है। आप ही कमेंट करके बताइए कि आपको पता है आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, कौन नया व्यक्ति आया है, कौन पुराना व्यक्ति गया है, बताइए, कमेंट करना। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1,625 किलोग्राम जिलेटिन छड़ें और 2,325 से अधिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ये मात्रा इतनी भयंकर है कि इसे लेकर लोग 2020 के लेबनान के बेरूत विस्फोट की याद कर रहे हैं, जहां लगभग 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट के कारण भारी तबाही मची थी। पश्चिम बंगाल में जब्त की गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा लेबनान के विस्फोट की तुलना में भले कम हो, पर इतनी मात्रा में विस्फोटक रखने और तस्करी के प्रयास की घटना खुद में खतरनाक और सीरियस है। यही वो ढाई फ्रंट वॉर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई जगह सोशल मीडिया पर आप ये पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि इस देश में इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से, ये सरकार का फेलियर है। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन एक सच्चाई रियलिटी ये भी है कि देश में अमोनियम नाइट्रेट निकाल लेना कोई इतना कठिन काम भी नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर में मिलता है। यही वजह है कि ये इतनी आसानी से एक्सेसिबल है, अवेलेबल है। इसके बावजूद इसे आरडीएक्स में बदलने के लिए कई सारे और एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिनको पाना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट मिला है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात हमारी पॉलिटिकल क्लास में भी है। भारत की राजनीति में चुनाव जीतना एक प्रमुख लक्ष्य होता है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत देश की सुरक्षा और स्टेबिलिटी को चुकानी पड़ती है। राजनीतिक दल और नेता चुनावी सफलता के लिए अक्सर ऐसे मुद्दों को भुनाते हैं जो देश की एकता या सुरक्षा के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। चुनाव जीतने के लिए ये नेता देश हारने को तैयार है। ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं के लिए देश की भलाई से बढ़कर केवल सत्ता की जीत मायने रखती है। ऐसी पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इसमें लंबे टाइम तक नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पार्टियां और नेता खुद को तवज्जो देते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार को निशाना बनाने में 1 घंटे की भी देरी नहीं की गई। कई पत्रकारों ने तो यह भी लॉजिक दे दिया कि बिहार चुनाव जीतने के लिए क्या यह खुद से कराया गया काम है। अब इन झंडू लोगों को कौन समझाए कि सुबह होने से पहले बांग नहीं देना चाहिए, वरना मोहल्ला पीट देता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सोचने की जरूरत है। सोचिए, जिस एसआईआर की जरूरत देश को इतनी ज्यादा थी कि हर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर सरकार पाकिस्तानियों को देश से निकालने का आदेश नहीं देती तो पता नहीं चलता कि एक ही बांग्लादेशी परिवार के 10 मेंबर्स इस देश में रह रहे हैं। एक पाकिस्तानी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है और सरकारी बाबू बनने की वो तैयारी कर रहा था। अरे, एक बीएसएफ जवान की बीवी तक पाकिस्तानी निकली। ऐसे में हमारे देश की पॉलिटिकल क्लास इस बात को नहीं समझ रही कि मामला हमारे लिए कितना खतरनाक है। इस पूरे आतंकी हमले में कश्मीर का भी एक एंगल निकल कर आ रहा है। पुलवामा से कश्मीर पुलिस जिस आतंकी को ढूंढने के लिए फरीदाबाद तक पहुंच गई, इस पूरे मॉड्यूल में कश्मीर का एंगल सबसे बड़ा है। सोचिए कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस देश में 10,000 से 12,000 कश्मीरी छात्र बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ डॉक्टर्स का पूरा मॉड्यूल आतंक में पकड़ा गया है, ये चीज़ें मामले को और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बनाती? बताइए, दुनिया में अब आतंकवाद अपना रूप बदल रहा है। केमिकल वेपन, हाइब्रिड वॉरफेयर और विमेन विंग ये बताता है कि आतंकवाद अब केवल ट्रेडिशनल हथियारों या हिंसक हमलों तक ही सीमित नहीं रहा। आतंकवादी संगठन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद में पकड़ा गया आतंकी केमिकल वेपन का खतरा बढ़ा रहा है, जो न केवल बड़ा नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में डर और अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की लहर भी पैदा करता है। साथ ही साथ हाइब्रिड वॉरफेयर जो साइबर, कम्युनिकेशन वॉर और सोशल मीडिया के माध्यम से मेंटल और सोशल टेंशन बढ़ा रहा है। यह आतंकवाद की नई दिशा है। आतंकी समूहों ने अपने विमेन विंग को भी एक्टिव कर लिया है, जहां महिलाएं न केवल एक्टिव लड़ाकू के रूप में बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन और प्रभावित करने वाली स्ट्रैटेजीज में भी लगी हैं। स्लीपर सेल, हनी ट्रैप और सोसाइटी में आम लोगों जैसा बनकर ये जरूरी लोगों, जरूरी जगहों और खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करेंगी। ये विमेन विंग आतंकवाद के मॉडल को और भी जटिल और खतरनाक बनाती है। निश्चित रूप से इसमें फॉरेन फंडिंग लगी हुई है। आतंकवादी संगठनों के लिए फाइनेंशियल हेल्प उनकी बुनियादी जरूरत होती है। विदेशी फंडिंग के जरिए वो अपनी एक्टिविटीज को न केवल जारी रख पा रहे हैं बल्कि उसे और व्यवस्थित भी कर पा रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे आतंकवाद का वो एपिसेंटर है जिसको अमेरिका और बाकी गल्फ देश अपनी फिदाइन फौज भेजने के लिए बचाए रखते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना पैसों की खातिर अपनी मर्सिनरी फौज को अलग अलग इलाकों में भेजकर दूसरे देशों का काम पूरा करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इजराइल में दिखा। सोचिए कि जिस देश के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट लागू नहीं होता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिस देश को मान्यता भी नहीं मिली है, आज पाकिस्तान की अपनी फौज उसी इजराइल की धरती से फिलिस्तीन भेजी है ताकि वो वहां छिपे हुए हमास के आतंकियों को मार सके, क्योंकि इजराइल अब अपने हाथ इसमें गंदे नहीं करना चाहता। खुद अमेरिका के साथ हमास और इजराइल की डील में यूएस और इजराइल की इस बात पर अनऑफिशियली सहमति बनी थी। कई विदेशी राज्य और सीक्रेट एजेंसीज अपने स्ट्रैटेजिक हितों के लिए आतंकवादी समूहों को सपोर्ट करती हैं। भारत के लिए
एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में कई आतंकी नेटवर्क पड़ोसी देशों के सहयोग से एक्टिव हैं। इस विदेशी मदद के चलते आतंकवाद का दायरा और प्रभाव बढ़ता है, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। वर्ल्ड स्टेज पर भारत इस चैलेंज से निपटने के लिए लगातार अपने कूटनीतिक और सिक्योरिटी एफर्ट्स को मजबूत कर रहा है। अब एक सबसे सीरियस बात, दिल्ली में जो घटना हुई है वो एक हिंट देती है कि आने वाला टाइम हम सब के लिए और खासकर हमारी खुफिया एजेंसीज के लिए चैलेंजिंग है। जिस तरह का टेरर मॉड्यूल और स्लीपर सेल नेटवर्क यहाँ पकड़ा गया है वो सच में डराने वाला है। कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने यहाँ से स्लीपर सेल्स भगाए हैं, हम क्यों नहीं भगा सकते, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारा सोशल फैब्रिक अमेरिका जैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने जिस सिक्योरिटी मेजर्स को लिया है, अपनाया है, अगर ऐसा हमारे देश में हो जाए तो खुद इस देश की एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक बहुत बड़ी जनता उसमें सरकार को ही दोष देगी। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह की चेकिंग अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर होती है, वो प्रोटोकॉल हमारे देश में काफ़ी लीनियंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए, लेकिन अमेरिका जाने वाले लोगों को ये पता है कि वहाँ के सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। सब मिलाकर एक देश के तौर पर हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब अफवाहों का बाजार भी गर्म रहेगा। अब हर वो काम होगा जिससे इस देश की स्टेबिलिटी को हिलाया जा सके। हम ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।